दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में एक बार फिर से सियासत गरमाने वाली है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे उत्तराखंड की राजनीति में एक नया उबाल आने वाला है। जी हाँ, केदारनाथ में उपचुनाव की जो तिथि है कभी भी घोषित की जा सकती है, इस बात की जानकारी हमें मिल रही है। और केदारनाथ में जो उपचुनाव होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से बद्रीनाथ उपचुनाव में और मंगलौर उपचुनाव में हारी, कांग्रेस को जीत मिली, तो दोनों पार्टियां जहां कांग्रेस अपनी जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को सुधारना चाहती है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ की जो सीट है, क्योंकि केदारनाथ की जो विधायक थी शैला रानी रावत, उनका निधन हो चुका था और उसके बाद वो सीट खाली है और भारतीय जनता पार्टी की ही वो सीट थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम लगा रही है केदारनाथ में। और भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है और 5 मंत्रियों को प्रभारी के रूप में केदारनाथ में भेजा गया है। और विपक्ष भी लगातार इस पर हमलावर है, तीखे तेवर दिखा रहा है और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि किस प्रकार से उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केदारनाथ में 5 मंत्रियों को प्रभारी के रूप में भेजा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो 5 मंत्री प्रभारी के रूप में केदारनाथ गए हैं वो वहाँ पर चुनाव के मद्देनज़र नहीं गए हैं। अभी आचार संहिता लागू भी नहीं हुई है, क्योंकि केदारनाथ में आपदा आई है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है। वहाँ पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों के निराकरण के लिए ही 5 मंत्रियों को वहाँ पर भेजा गया है। पार्टी अध्यक्ष के नाते अपने हर चाहे मंत्री को समूह कार्यकर्ता मानते हैं, क्योंकि केदारनाथ क्षेत्र आपदाग्रस्त क्षेत्र रहा है। स्वाभाविक बात है कि वहां चुनाव भी है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की अनेकों समस्याएं होती हैं। अभी आचार संहिता लगी नहीं। हमने अपने 5 मंत्रियों को, जो 5 अलग अलग मंडल वहां, इसलिए उनको सब काम दिया था कि वहां की मूलभूत समस्याओं का निराकरण उनके द्वारा हो जाए, क्योंकि जनता जो है चुनाव में जाए, उत्साहित होकर चुनाव में जाए, उसके लिए आवश्यकता रहती है कि उनके जो कुछ जो ऐसे काम है जो हमको लगता है कि तत्काल होने चाहिए, उस दिशा के अंदर आपदा के बाद की परिस्थितियां निर्माण होती है, उसके समाधान के लिए मंत्री को लगाया गया था। मंत्रियों को से कांग्रेस घबराए नहीं, हमारे कार्यकर्ता हैं और जो काम उनको दिया है। संगठन भी अपनी गति से काम कर रहा है और वहां की क्या कांग्रेस ये चाहती थी कि वहां की आपदा के बाद समस्या का समाधान न निकले, और उनको तो आभार व्यक्त करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को केदारनाथ क्षेत्र की जो आपदा का क्षेत्र है उस क्षेत्र की समस्या के लिए नियुक्त किया और उनकी समस्या को सुना, उसके समाधान के गति मिल रही है। 6 तारीख को मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, अनेकों और भी ऐसे आपदा क्षेत्र। मैंने कहा ना, हम अगर केदारनाथ को केवल चुनाव की दृष्टि नहीं देख रहे हैं, केदारनाथ की आपदा की जो क्षतिपूर्ति है कांग्रेस की तरफ छोड़ने वाले भी नहीं है। तो उनके कालखंड में आपदा आई तो क्या स्थिति रही, हमने हर चीज के समाधान के रास्ते निकाले हैं और उसी रास्ते के पक्ष है कि हम लोग पहले लोगों को संतुष्ट करेंगे तब हम चुनाव में जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहर दसोनी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि महेंद्र भट्ट का जो ये बयान है ये हास्यास्पद है। और कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जी जो कह रहे हैं, क्या उत्तराखंड के अन्य स्थानों में समस्याएं नहीं है, वहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होना चाहिए। देखिए, महेंद्र भट्ट जी को शायद खुद अपना बयान हास्यास्पद लगना चाहिए, अपना मजाक उड़वा रहे हैं वो इस तरह का बयान देके। केदारनाथ उपचुनाव होने वाले हैं और आप कह रहे हैं कि हमने उपचुनाव के मद्देनजर नहीं भेजा है 5 मंत्रियों को, हमने तो दुख और परेशानी जानने के लिए भेजा है। जिस वक्त आपदा आई थी उस वक्त तो किसी ने सुध ली नहीं केदारनाथ घाटी की जनता की, और अब आप 5 मंत्री भेज रहे हो। साफ तौर पर कहिए ना कि आप वहां पैसे बांटने के लिए भेज रहे हैं, आप वहां उनको रिझाने के लिए भेज रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको हालत अपनी खस्ता नजर आ रही है। केदारनाथ विधानसभा में 2 उपचुनाव आप ऑलरेडी हार चुके हैं, जिसमें से एक आपका गृह जनपद भी था, बद्रीनाथ से आप चुनाव हार चुके हैं। और केदारनाथ में अब जो आपके पास ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें आपकी हालत कमजोर बताई जा रही है। इसके मद्देनजर आपने वहां भेजा, लेकिन केदारनाथ की जनता आपके द्वारा किए गए प्रहार, आपके द्वारा किए गए कुठाराघात और केदारनाथ के महात्म को जो कम करने के लिए तमाम चीजें आपके शासन में हुई हैं, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड का गठन हो, सोना चोरी प्रकरण हो, QR कोड मामला हो, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम हो, गर्भगृह से फोटो और वीडियो वायरल होना हो, और दिल्ली के बौराड़ी में प्रतीकात्मक मंदिर का भूमि पूजन हो। ये तमाम वो बातें हैं जो केदारनाथ की जनता इतनी आसानी से भूलेगी नहीं। आप 5 मंत्री क्या, पूरी समूची भाजपा वहां भेज दीजिए, वहां से हार आपकी निश्चित है।
क्या उत्तराखंड के अन्य स्थानों में समस्याएं नहीं है, वहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और जिस प्रकार से अब सियासत गरमाने वाली है, उत्तराखंड में अनेकों मुद्दे हैं और भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने भी घोषणा कर दी कि केदारनाथ में बहुत जल्द रैली होगी। वहीं जब बेरोजगार संघ के युवा बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल के साथ उनके अन्य सहयोगी भूख हड़ताल पर बैठे थे, 13 दिन तक भूख हड़ताल चली, लेकिन सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। तो उन्होंने भी घोषणा की कि केदारनाथ में जो चुनाव आने वाला है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया जाएगा, उनकी कमियाँ बताई जाएंगी। और देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 5 प्रभारी मंत्रियों को केदारनाथ में भेजा है, क्या वो केदारनाथ की सीट को बचा पाते हैं? और केदारनाथ उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होगा, ये देखने वाली बात होगी। देखना होगा किस तरह से कांग्रेस वहाँ पर अपना जवाब देती है। हालांकि अभी प्रत्याशियों की कोई घोषणा नहीं हुई है, सिर्फ अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखना होगा कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में उतरता है और भारतीय जनता पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाती है। और यहाँ तक कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में लोकार्पण के संपादक त्रिभुवन चौहान भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। त्रिभुवन चौहान किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या फिर वे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, और उनके चुनावी मैदान में उतरने से ये जंग काफ़ी दिलचस्प हो जाती है। और देखना होगा कि जिस प्रकार से वहाँ पे समय बिता रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं, जनता से लगातार संपर्क साध रहे हैं और अपने चैनल के माध्यम से वहाँ की आवाज़ उठा रहे हैं। तो देखना होगा त्रिभुवन चौहान इस मुकाबले में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य रूप से देखा जा रहा है, उसमें त्रिभुवन चौहान किस तरह से सेंध लगाएंगे और किस प्रकार से उनका प्रदर्शन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हम सब लोगों को अपनी वैल्यू बतानी होगी। जैसे भाई साहब ने भी बोला था अभी कि मतदान, हाँ हमारे चाचा जी ने बोला था कि मतदान जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई सारे आप लोगों को प्रलोभन दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें दी जाएंगी, पर आपने एक हाथ उठाओ। चलो मैं जा रहा हूं फिर बात करके, अपनी हाथ उठाइए सभी। ये आपका आशीर्वाद का हाथ होगा जिससे हम आगे जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि हाँ मैं आपके साथ हूं, हाँ मैं तुम दड़िचून है दादी, मैं दड़िचिन है दा, सब लोग है ना। जिस प्रकार से उत्तराखंड में अनेकों मुद्दे गरमाए हैं, उन मुद्दों पर कौन सी पार्टी किस प्रकार से अपनी सियासत चाल चलती है, किस प्रकार से अपने प्रत्याशियों को उतारती है, क्या रणनीति होती है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो भारतीय जनता पार्टी लगातार केदारनाथ में मौजूद है और वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 मंत्रियों को प्रभारी के तौर पर भेजा है, वो भी कहीं ना कहीं वहां पर अपना कार्य कर रहे होंगे, अपनी फील्डिंग लगा रहे होंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आपदा का बहाना बना करके भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ में पैसा बांट रही है और कहीं ना कहीं जनता को बहलाने फुसलाने का काम कर रही है। देखना होगा कांग्रेस के ये बयान उन्हें कितने वोटों के रूप में वापस मिलते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी निरंतर वहाँ पे कार्य कर रही है, जिस प्रकार से पूरा जोर लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिस प्रकार से केदारनाथ में चुनाव हैं, उन चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की तैयारी काफ़ी मजबूत है। और वहीं गणेश गोदियाल भी जो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, घोषणा कर चुके हैं कि केदारनाथ में वो अपनी इच्छा से प्रचार के लिए जाएंगे, कांग्रेस का प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस हाईकमान जिसे भी वहाँ पर टिकट देता है उसके लिए प्रचार करेंगे। तो ये दिलचस्प जंग होने वाली है उत्तराखंड की सियासत में। और देखना होगा कि केदारनाथ उपचुनाव में कौन बाजी मारता है और 8 अक्टूबर के बाद कौन सी तिथि घोषित होती है जिस दिन चुनाव होगा, वोट डाले जाएंगे और उसके बाद क्या परिणाम निकलता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। नमस्कार।